सभी साथियों को नमस्ते। टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएनए आरएनए इन सब विषयों पर पढ़ेंगे। आज सबसे पहले तो हमें डीएनए आरएनए इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले सेल के बारे में पढ़ना होता है कि सेल अगर समझ लेंगे तो हम डीएनए आरएनए की सही पोजीशन, सही स्थिति को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को समझते हैं। सेल क्या होती है? सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो अपने आप में सारे के सारे एक जीवन जीने के लिए जो सारी जरूरी चीजें होती हैं इसी सेल के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सारे के सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। जैसे सांस लेना, जैसे एक्सक्रेशन करना, जैसे एनर्जी बनाना, ये सारे के सारे इसके अंदर हो जाते हैं। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के ऑर्गेनल में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है न्यूक्लियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूक्लियस होता है, जो मतलब कि पूरे सेल को कमांड करता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे जरूरी जो होता है, अगर हम पुरकेंजे साइंटिस्ट की बात माने तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के बोला उन्होंने प्रोटोप्लाज्म होता है। तो हम सबसे पहले इसके ऑर्गेनल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारा जो यह है न्यूक्लियस है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डीएनए और आरएनए को रखा जाता है। डीएनए और आरएनए को रखा जाता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए को इसमें रखा जाता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है सबसे पहले न्यूक्लियस में देखा गया। सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड देखा गया था। इसी वजह से इस एसिड को न्यूक्लिक एसिड बोला गया। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि यह न्यूक्लिक एसिड यहां भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ये यहां मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा जो होता है साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, जो बाद में आरएनए, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अगर हम कहें कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है तो डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड में बेसिक क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा को शुगर बोलते हैं, प्लस फास्फेट होता है। ये तीन चीजें मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। और यही नाइट्रोजन बेस, हमारा शुगर और फास्फेट, इन्हीं तीनों को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। इन्हीं के कंपोजिशन में चेंज हो जाने की वजह से वो या न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए हो जाता है या तो डीएनए हो जाता है। नाइट्रोजन बेस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये डीएनए हो जाएगा, शर्करा में थोड़ा सा चेंज हो जाए, शुगर में थोड़ा सा चेंज हो जाए और नाइट्रोजन बेस में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आरएनए हो जाएगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए करने के लिए हमको इनमें चेंजेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, इन्हीं तीनों को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। और यही तीनों आइटम मिलकर डीएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं। ये दोनों क्या है? ये डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड देखा गया, इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाने लगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या होता है, आप यहां पे देखिए, यह हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ऐसे जाल की तरह जो है यह थोड़ा सा हार्ड होकर सीधा होने लगता है, ठीक है। लास्ट में एक कैसा बन जाएगा? लास्ट में ऐसा बन जाएगा। फिर दो क्रोमेटिन नेटवर्क, एक और आएगा, ये दोनों मिलके ऐसे बना लेंगे। ये हो जाता है हमारा क्रोमोसोम, ये हो जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। इसी क्रोमोसोम को अगर हम खोल दें, यहां से निकालकर खींचना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे होता जाएगा। डीएनए, इसी को डीएनए बोला गया, ठीक है, इसी को डीएनए बोला गया। डीएनए क्या होता है? डीएनए ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल होता है जो कैरी फॉरवर्ड करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जैव अणुओं का ऐसा समूह होता है जो आनुवांशिक गुणों और आनुवांशिक
पदार्थों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, इसी के अंदर हमारे शरीर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ऑर्गन कैसे कैसे फंक्शन करेंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी में होती है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाती है। तो डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विच कैरी एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो डीएनए ऐसे जैव अणुओं का समूह होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक पदार्थों को पहुंचाता है। यह क्लियर हो गया। तो हम अब यहाँ पे यह देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर करने वाली बात आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए को सबसे पहले जिन्होंने खोजा था उनका नाम था फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर डिस्कवर किए थे, खोजे किसने थे, खोजा किसने था, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने सबसे पहले डीएनए को खोजा था। डीएनए का यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी ये जो सीढ़ी की तरह संरचना है, ये जो सीढ़ी की तरह संरचना है, यह किसने किया था, डीएनए का जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो सीढ़ी नुमा संरचना है, किसने खोजा था, यह खोजा था क्रिक और वाटसन ने। वाटसन एंड क्रिक जिन्हें बोला जाता है, मतलब इसे क्या बोलेंगे, सीढ़ी नुमा संरचना। ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना जो है यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने खोजा था, स्ट्रक्चर खोजा था क्रिक और वाटसन ने। क्रिक और वाटसन ने खोजा था। किसने खोजा था, क्रिक एंड वाटसन। क्रिक और वाटसन ने इसको खोजा था। ये डबल हेलिकल संरचना किसने खोजा था, क्रिक एंड वाटसन ने। दो ही क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था, किसने खोजा था, तो फ्रेडरिक मीसर ने खोजा था। लेकिन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसकी व्याख्या किसने किया था, तो क्रिक और वाटसन ने किया था। इसमें जो होते हैं ऐसे ऐसे ये डंडे लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यह न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस होता है, यह नाइट्रोजन बेस होता है। हम डीएनए के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां से उठाएंगे। हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस, सुगर और फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या है, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को इसी में देखा गया था, इसी वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड उसका नाम रख दिया गया। तो डीएनए में क्या होगा, सेम मटेरियल होता है जो न्यूक्लिक एसिड में होगा। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए दोनों में नाइट्रोजन बेस होगा, सुगर होगा, फास्फेट होगा। तो हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर प्लस और फास्फेट। इन दोनों से मिलकर हमारा इन्हीं तीनों से मिलकर डीएनए बनता है। ठीक है, इन्हीं तीनों से मिलकर डीएनए बनता है। तो जो ये सुगर और फास्फेट होते हैं, इससे ये किनारे किनारे का स्ट्रक्चर बनता है। ये किनारे किनारे का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये किनारे किनारे का स्ट्रक्चर जो बनता है, जो बेस है, इसे हम बैकबोन ऑफ डीएनए बोल सकते हैं या बेस ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये जो किससे बने हैं, ये बने हैं, जो पट्टी बनी है, जो पट्टी है किनारे का, अगर हम इसे सीढ़ी मानते हैं तो इस सीढ़ी का बड़ा वाला बांस हो जाएगा, मजबूत वाला। ठीक है, ये किससे बना होता है, यह सुगर प्लस फास्फेट से मिलकर बना होता है। और ये क्या है, जो बीच में डंडे लगे हुए हैं, ये किससे बने होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं या नाइट्रोजन क्षार से बने होते हैं। इन्हें न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड है और ये बैकबोन है, या कहिए कि बैकबोन या बेस बोन ऑफ डीएनए होता है। तो डीएनए का ओवरऑल यह स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डीएनए से यहां से हमें इसके बारे में जानना होगा थोड़ा सा। नाइट्रोजन बेस में डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस है, इनके नाम क्या है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है, इनके नाम क्या होते हैं, और एक एक करके इसको जल्दी जल्दी हम करके खत्म करते हैं। डीएनए को अभी तुरंत खत्म कर देते हैं। 1 मिनट, मुझे जरा समझ, 1 मिनट। इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है ना, ऊपर भी किया जा सकता है इसको।
ठीक है, अब मैं यहां से उठाता हूं डीएनए। डीएनए इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। अब देखिए फास्फेट ही आया, तो फास्फेट किससे बना होता है? फास्फोरस से बना होता है। तो अगर हमारे शरीर में आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का यूज क्या होता है, तो डीएनए के निर्माण में होता है। अगर एटीपी की बात करें, जो एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, वहां भी फास्फेट है। यानी शरीर के अंदर एनर्जी बनाने के लिए, शरीर के अंदर डीएनए बनाने के लिए फास्फेट की जरूरत होती है। और अगर आप देखेंगे तो पढ़ेंगे, जब बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र या स्केलेटन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि जो हमारी हड्डियां बनती हैं और किससे बनती हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं, तो वहां भी फास्फेट आ जाएगा। तो फास्फोरस का यूज कहां कहां होता है हमारे शरीर में? डीएनए के निर्माण में, एनर्जी बनाने में और हड्डियों के निर्माण में। इतना याद रख लीजिएगा, कमेंट में कभी एक नंबर में इस तरह वन लाइनर पूछ सकता है। नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन बेस जो होता है डीएनए में दो तरीके का होता है। नाइट्रोजन बेस डीएनए में दो तरीके का होता है। एक हो जाता है प्यूरिन, एक हो जाएगा प्यूरिन और दूसरा हो जाएगा पिरिमिडीन, दूसरा हो जाएगा पिरिमिडीन, PYRIMIDINE, पिरिमिडीन। इनकी भी दो कैटेगरी हो जाती है, इनकी भी दो कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, इनकी भी दो कैटेगरी हो जाती है। ये हो जाएगा एडेनिन और ये हो जाएगा गुआनिन, ये हो जाएगा गुआनिन। इसमें जो होता है साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन और एक हो जाता है हमारा थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन। ठीक है, यह जो है हमारा नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए का। शुगर की बात करते हैं, तो शुगर में डीऑक्सी राइबो शुगर और फास्फेट की तरह होगा। यह शुगर जो होता है डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, यानी डाईऑक्सी राइबो शुगर होता है। इसमें दो ही शुगर होता है। इसी वजह से डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या हो जाएगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसी शुगर की वजह से हम बोलते हैं शुगर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी या डीऑक्सी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। इसी वजह से, क्योंकि शुगर इसमें डाई है, दो शुगर इसमें होती है। और आपका राइबो शुगर जो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आरएनए का नाम होता है, उसमें पेंटा शुगर होती है। इसमें दो शुगर होती है, इसी वजह से डीऑक्सी राइबो शुगर है। आप ये भी कह सकते हैं कि डीऑक्सी राइबो शुगर के कारण ही इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो शुगर के कारण ही इसका नाम डीएनए पड़ा है, यह भी आप कह सकते हैं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए कहां कहां पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो यह हो गया हमारा डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको आरएनए में बदलना चाहेंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, थाइमिन की जगह हम इसका एक नाइट्रोजन बेस चेंज करके यूरेसिल कर देंगे। आरएनए के लिए हमें यहाँ यूरेसिल करना पड़ेगा और इसकी जगह डीऑक्सी राइबो शुगर की जगह पेंटा राइबो शुगर करना पड़ेगा। डीऑक्सी की जगह पेंटा राइबो शुगर कर दे, थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दे, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यही डीएनए का जो फॉर्मेट है आरएनए की तरह हो जाएगा। ठीक है, बस हमको आरएनए डीएनए में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो नाइट्रोजन बेस में यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, शुगर की जगह जो होता है पेंटा राइबो शुगर हो जाएगा, डीऑक्सी की जगह पेंटा राइबो शुगर हो जाएगा। बस यही दो चेंजेस होते हैं, पूरा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब आरएनए डीएनए के ऊपर बात करते हैं, तो डीएनए के लिए कुछ बेसिक चीजें बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं डीएनए अगर ऐसा है, तो अब ध्यान से दीजिएगा, ये क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन का मिश्रण है। इन दोनों में दो मिले हुए थे, एडेनिन और थाइमिन मिलके ये बनेंगे। यह हो जाएगा ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा थाइमिन, इसमें से आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुआनिन, ये हो जाएगा साइटोसिन। ऐसे करके जो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बने होते हैं वो नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। और यह पट्टी जो होती है किससे बनी होती है? जो बोन होती है इसे हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए या बेस बोन ऑफ डीएनए। ये बना होता है शुगर या
शुगर प्लस फास्फेट से मिलकर बना होता है, यानी जो आपका डीऑक्सीराइबोसुगर और फास्फेट से मिलकर ये डीएनए की ये जो बेस होती है यह बनी हुई होती है। तो ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डीएनए पाया कहां जाता है। तो डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाएगा प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। डीएनए हमेशा दो जगहों पे पाया जाता है। आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है आरबीसी में ये दोनों नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ढोना। जो ट्रक होता है वो माल ढोता है, उसमें कुर्सियां नहीं लग सकती। उसी तरह हमारा आरबीसी होता है, उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन ढोना, उसमें दुनिया भर के ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम में सारी चीजें नहीं होती है। लाइसोसोम नहीं होता है तभी तो उसे स्प्लीन में इकट्ठा होके मतलब इकट्ठा होना पड़ता है डिजॉल्व होने के लिए, बाद में वो प्रोसेस होकर डिजॉल्व होता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ताकि आरबीसी के पास ज्यादा स्पेस हो और ऑक्सीजन ढोए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे डीएनए की जांच करनी हो तो हमारे ब्लड अगर लिया जाए और ब्लड में सिर्फ आरबीसी ही मिले तो आरबीसी से कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि इस आदमी का डीएनए क्या है। डीएनए की सही इंफॉर्मेशन अगर ब्लड सैंपल से लेनी हो तो डब्ल्यूबीसी से पता चलती है, आरबीसी से नहीं पता चलता है। ठीक है, तो डीएनए के लिए यह हो जाता है हमारा। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने किया? डीएनए की खोज किया फ्रेडरिक मीसर ने किया है। ठीक है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया है। ठीक है, तो जो ये बॉन्ड हो गया है, बॉन्ड के बारे में हमने बता दिया। ये न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाते हैं, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब आपस में मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए के बारे में करीब करीब आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। डीएनए कहां पाया जाता है? आरबीसी में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा हमारे बालों में पाया जाएगा, दूसरी सेल्स में पाया जाएगा, उन सारी सेल्स में पाया जाएगा जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होता है। तो ओवरऑल डीएनए की यही कहानी है। इतना बहुत है हमारे लिए डीएनए के बारे में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पूछेगा हम लोगों से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आरएनए करेंगे, टाइप ऑफ आरएनए करेंगे, यूज ऑफ आरएनए करेंगे और डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।